उनका हमेशा यही कहना रहता था कि ज़िंदगी चाहे थोड़े दिन की हो, शेर की तरह जीना चाहिए। कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी, जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे, तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तो हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं, और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। तो मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। जय माँ काली, आयो गोरखाली। आज हम बायोग्राफी रिव्यू करेंगे कैप्टन मनोज पांडे का। कैप्टन मनोज पांडे का जीवन हर उस लड़के के लिए जो डिफेंस में जाना चाहता है उसके लिए एक इंस्पिरेशन है ही, लेकिन साथ ही साथ सिविलियंस के लिए भी ये इंस्पायरिंग है, क्योंकि इनका जीवन दर्शाता है कि कितने भी कठिनाइयाँ आ जाए, मुश्किलें आ जाए, लेकिन अगर हमारा हौसला है तो हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। और इसीलिए कैप्टन मनोज पांडे कहते हैं कि अगर मेरे फ़र्ज के राह में मौत भी आ जाए तो मैं कसम करता हूँ कि मैं मौत को भी मात दे दूँगा। कैप्टन मनोज पांडे की बायोग्राफी अगर हम डिटेल में कवर करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में ही कोशिश करूँगा कि आपको इनके जीवन के जर्नी से रूबरू कराऊँ और साथ ही साथ हम ये भी जानें कि कैसे भारतीय सेना ने खालूबार पे विजय हासिल की थी। दोस्तों, कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका जीवन ज़्यादातर बीता था लखनऊ में। लखनऊ सैनिक स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया था और सैनिक स्कूल में भी इन्होंने स्कॉलरशिप के बेसिस पे ही दाखिला लिया था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। घर पे पापा पान का दुकान था इनका लखनऊ में हजरतगंज इलाके में, और माँ भी छोटा मोटा काम करती थी, और घर में भाई बहन भी थे। लेकिन ये अपने दम पे स्कॉलरशिप जीतते हुए इनकी पूरी एजुकेशन इन्होंने खुद ही फंड की स्कॉलरशिप जीत के। एक बार ऐसा दिन आया था कि इनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो माँ ने कहा था कि जो तुम्हें वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप मिला हुआ है वो उसे यूज़ कर लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये वजीफ़ा मैं यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे बापूजी को नई साइकिल भेंट करनी है, क्योंकि उनकी साइकिल पुरानी हो गई है। ऐसे थे कैप्टन मनोज पांडे बचपन से ही। ये अपने भाई बहनों में बड़े थे और हमेशा अपने भाई बहन को समझाते थे। आपने वीडियो में भी देखा कि माँ बाप का ख्याल रखना, उनकी इज्जत करना और अच्छे से पढ़ना कि माँ बाप को आगे चल के तकलीफ़ ना हो। सर का बचपन से ही एक एम था कि उन्हें आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है, और इसी राह पे चलते हुए उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी क्लास 12 के बाद ही, और इनका सिलेक्शन हो जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। लेकिन जब सिलेक्शन होता है उस समय इंटरव्यू चल रहा होता है। उन्हें इंटरव्यू पूछते हैं कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इनका जवाब सिंपल और प्लेन होता है कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। तो इंटरव्यूअर हंस के बोलते हैं कि आपको पता है कि उसके लिए क्या ज़रूरत होती है। तो ये बोलते हैं बड़े आराम से, हाँ बहुत लोग को मरणोपरांत ही मिलता है, मरने के बाद ही, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जीते जी इसे जीत जाऊँ। दोस्तों, इन्हें मिलता तो है, लेकिन आपको आखिर में पता चलेगा कब मिलता है। इनकी एजुकेशन उसके बाद फिर ये परमवीर चक्र का आप देख सकते हैं, ये हाईएस्ट सिविल वार टाइम अवार्ड होता है इंडिया में। इनकी एजुकेशन कंटिन्यू हुई। इन्होंने फिर आईएमए से क्वालिफाई किया और फाइनली इनकी पोस्टिंग होती है कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में, और उससे पहले इन्हें इंडक्ट किया जाता है 11 गोरखा राइफल्स में। सियाचिन में ये जाते हैं, और एक रोचक तत्व ये था कि इन्हें बॉक्सिंग का बहुत ही शौक था। बॉडी बिल्डिंग के भी शौकीन थे, लेकिन बॉक्सिंग का इन्हें बहुत शौक था, और इन्होंने कई अवार्ड्स जीते थे, और ये स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे थे अपने स्कूल डेज से ही। दोस्तों, इनकी पोस्टिंग होती है सियाचिन ग्लेशियर में। अब सियाचिन में जिनकी पोस्टिंग होती है वो पहले से ही बहुत फिट होता है और उन्होंने बहुत से टेस्ट पास किए हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सियाचिन में 2-3 महीने आपके टाइम पीरियड हो जाता है ना, 3 महीने का आपका शेड्यूल होता है, उसके बाद आपको 2 महीने का रेस्ट दिया जाता है, मतलब आपको घर में छुट्टियों के लिए भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से बीमारियां होती है, वो आपको पता ही होगा। उन सभी का जब 5 किलो वजन घट जाता है जब 3 महीना आप रुकते हैं सियाचिन में। फाइनली जब 3 महीने का शेड्यूल पूरा हो जाता है तो सर की जो ट्रुप होती है, बटालियन, उसे
पुणे में भेजा जाता है क्योंकि उन्हें पीस टाइम एरिया मिलता है उस समय, और बहुत लोगों को छुट्टियों पे घर भी जाना होता है। तो इनकी पहली टुकड़ी चल चुकी थी, लेकिन तब तक करगिल पे ये पता चल चुका था कि मुजाहिद्स नहीं, वो आर्मी है और ये प्रॉपर प्लान्ड अटैक हो रहा है इंडिया के साथ। आप पहले के वीडियोस अगर देखे होंगे आपको पता ही होगा, और नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा। तब इनकी ट्रूप को वापस से बटालिक सेक्टर की ओर बुलाया जाता है। जैसे ही कैप्टन मनोज पांडे एलओसी के पास पहुंचते तो वहाँ पे सिचुएशन पहले से ही ख़राब हो चुकी थी और इन्हें साथ ही साथ एक्शन पे लगा दिया जाता है। तो बैटल ऑफ खालूबार जो हम प्राउडली कहते हैं कि सर ने जीता है, उससे पहले भी सर ने कुकरथांग और जुबार टॉप को कैप्चर कर चुके थे। इन्होंने 2 जीत पहले भी कायम कर ली थी। इसके बाद आता है मेन बैटल, द बैटल ऑफ खालूबार। अब बैटल ऑफ खालूबार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये मेन कनेक्टिंग लाइन था पाकिस्तानी ट्रूप्स के बीच में। यहाँ से इनके भागने के भी रास्ते ईजी थे और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन चैनल था इन लोगों के बीच में वो बेसिकली खालूबार से ही होके जाता था। तो अगर हम खालूबार पोस्ट को हरा देते या फिर उन्हें वहाँ से भगा देते तो वो एरिया हमारे अंडर में आ जाता, प्लस हमें एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी मिल जाता और ये पहली बड़ी जीत होती जो सेना के सोल्जर्स का मनोबल बहुत ही ऊंचा कर देता। लेकिन दोस्तों ये जीत इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि खालूबार टॉप, ये है खालूबार टॉप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे सेना यहाँ नीचे से इन्हें चढ़ाई करना था यहाँ ऊपर तक, और ये सियाचिन ग्लेशियर्स की जितनी ऊंचाई होती है ना, लगभग उतनी ही ऊंचाई की थी, करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई। और पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पे मशीन गन्स के साथ यहाँ टॉप पोजीशन में रुके हुए थे। आप सोच सकते हैं, आप इतनी ऊंचाई से मशीन गन लेके बैठे हैं, यहाँ से आप कितने भी अच्छे हथियार लेके जाएंगे लेकिन आपको हमेशा डीमेरिट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ तक आपकी गोलियाँ पहुँचेंगी नहीं और उनकी पहुँचेंगी ज़रूर, और दूसरी बात हमें इतनी चढ़ाई करनी पड़ेगी लेकिन उन्हें चढ़ाई नहीं, वहाँ से वो आराम से बंकर्स के थ्रू शॉट कर रहे थे। लेकिन ये भारतीय सेना थी और इसका कमांड मिला था कर्नल ललित राय को। नॉर्मली कंपनीज को कमांड करते हैं मेजर, और एक कंपनी में होते हैं करीबन 120 सोल्जर्स। तो 2 कंपनीज के साथ कर्नल राय ने खुद ही इन्हें लीड किया था, और उसमें से ऑफिसर थे एक कैप्टन मनोज पांडे। और ये जो पहले इन्होंने जीता हुआ था उसको देख के कर्नल राय बहुत ही अच्छा मान रहे थे कि कैप्टन मनोज पांडे एक काबिल लड़का है जो जीत दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों जब चढ़ाई करनी शुरू करी तो हर एक सोल्जर्स के पीठ के पीछे करीबन 5 किलो का लोड था। आप सोच सकते हैं इतनी ऊंची स्टीप चढ़ाई करनी है करीबन 75-80 डिग्री में, और वहाँ पे आपके पीठ में 5 किलो का लोड हो तो आपको कितने मुश्किल होंगे। और प्लस अगर दिन में आप आगे बढ़े तो आप तो दुश्मन के नज़र में हमेशा रहेंगे और टीम को ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसीलिए इनकी सारी ऑपरेशंस रात में शुरू होती थी। दोस्तों चढ़ाई तो करते गए सभी ने, लेकिन चढ़ाई करने में बहुत मुश्किल आ रही थी, और भले वहाँ पे माइनस में था टेम्परेचर, लेकिन इतना पे लोड लेके और इतनी ऊंचाई पे चढ़ना हो रहा था तो ये पूरे पसीने से भीग चुके थे। और इनके पास सभी के पास 1-1 लीटर का पानी का बोतल था, और वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पानी का बोतल पहुँचा दिया जाएगा, नहीं, वहाँ पहुँच ही नहीं पाता था। तो सर ने पूरा पानी नहीं पिया था, कैप्टन मनोज पांडे ने 1 घोट पानी रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये इन्हें साइकोलॉजिकल विन देगा, एक एज देगा कि मेरे पास पानी है और मैं पी सकता हूँ। आप सोच सकते हैं ऐसा होता है साइक इंडियन आर्मी का। अब जब वो करीब पहुंच चुके थे तो कर्नल राय के मन में एक दुविधा थी, अगर वो दोनों कंपनीज को लेके ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो बंकर्स के अंदर बैठे हुए हैं दुश्मन और उनके पास मशीन गन्स हैं, तो वो ईजिली हम टारगेट बन जाएंगे हमारे सारे सैनिक। तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं टुकड़ी को भेजता हूँ और इसे लीड करेंगे कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे ने बिना 1 सेकंड सोचे उन्होंने हाँ कह दिया और वो आगे बढ़ने लगे। तो पहले ये सोचा गया था कि वहाँ 4 बंकर्स हैं। अब बंकर क्या होते हैं? बंकर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मिट्टी के बने होते हैं या फिर रेत के बोरों से भी। वहाँ जो आसपास है वो पूरा कवर्ड रहता है और वहाँ पे राइफल्स के लिए एक ओपन खिड़की की तरह जगह होता है। दोस्तों यहाँ से फायर करने में इजी होता है, प्लस इन्हें एक सेफगार्ड होता है, यहाँ गोलियाँ इन्हें आके नहीं लगती हैं और ये ज़्यादातर ज़मीन के नीचे के पोर्शन में होता है।
वहाँ पे जब पहुँचे वहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ तो दुश्मन के 6 बंकर्स हैं। तो पहले कैप्टन मनोज पांडे ने हवलदार दीवान को आगे भेजा और उन्होंने भी बिना सोचे एक पल भी आगे चले गए। उन्होंने फ्रंटल चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे उन्हें गोली लग जाती है और वो वीर गति को प्राप्त होता है। अब मनोज पांडे ने सोचा कि मुझे ही आगे जाना चाहिए। वो पहले भी आगे से ही लीड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ट्रायल के लिए भेजा था। अब बंकर्स को निस्तानाबूद करने का क्या ऑप्शन है? आप अगर बाहर से फायरिंग करेंगे, बंकर के अंदर जो है उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ हो सकता है। तो एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि वहाँ जाके अंदर से बाहर से ग्रेनेड फेंक दिया जाए, ताकि जो अंदर हैं लोग जितने भी 5, 6, 7 वो निस्तानाबूद हो जाए और वहाँ पे वो मर जाए। यही करना था। कैप्टन मनोज पांडे ने लगातार 3 बंकर्स में धमाधम ग्रेनेड फेंकते गए और तीनों को निस्तानाबूद कर दिया। लेकिन तीसरे बंकर को फेंकते हुए उनके बाई साइड पे गोलियां लग गई थी और वो खून से लबालब हो चुके थे। अब दोस्तों, उनके सैनिकों ने कहा कि सर आप अभी आराम कीजिए, बाकी एक ही बंकर तो बचा हुआ है, वो हम निस्तानाबूद कर देंगे। लेकिन नहीं, कैप्टन सर ने बोला कि ऐसा नहीं, लीड मुझे मिली है और मैं ही इसे निस्तानाबूद करूँगा। सर गए, उन्होंने चौथे बंकर पे भी जैसे ही हमला किया तो एक गोली आके उनके सर को छेदते हुए बाहर निकल गई। दोस्तों, सर को छेड़ते हुए उनकी गोली बाहर निकल तो गई, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त होने से पहले ये बोल के गए कि ना छोड़ू का गोरखा नेपाली में मतलब ये होता है कि छोड़ना मत। उसके बाद क्या था, जितने जवान थे वहाँ पे उन्होंने बखूबी बदला लिया, जितने बंकर्स थे उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया और जो भाग रहे थे सैनिक उन्हें अपनी खुकरी निकाल के उनका गला रेत दिया गया था। दोस्तों, कैप्टन मनोज पांडे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था और उनका ये कहना भी सत्य हो गया था कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए। उन्हें बाद में परमवीर चक्र भी मिला था। लेकिन ललित राय बताते हैं कि जब वो वापस आ रहे थे तो ये खालूबार टॉप जीतने के लिए हमारी सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। सिर्फ 8 सैनिक जिंदा वापस आए थे। जी हाँ दोस्तों, 8 सैनिक ही सही सलामत थे, बाकी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और ज़्यादातर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और जब वो वापस आ रहे थे ना, जिस जगह पे उन्होंने डिफेंस के लिए पत्थर के पीछे रुके हुए थे, उसी जगह पे वो वैसे ही पड़े हुए थे। सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और बहुत से सैनिकों का शरीर ठंड से जम चुका था, लेकिन उनके जो राइफल्स थी वो अभी भी पाकिस्तान के बंकर्स की तरफ ही पॉइंट कर रही थी और उनकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पे ही थी। ऐसे होते हैं भारतीय सैनिक जो अपने नाम नमक निशान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैप्टन मनोज पांडे का पार्थिव शरीर आता है लखनऊ में। परिवार के लिए बहुत मुश्किल था ये वक्त, लेकिन उनके मम्मी पापा को ये बहुत खुशी होती है कि उनके बेटे का जो सपना था परमवीर चक्र जीतने का वो पूरा हो जाता है। और 26 जनवरी 2000 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने परमवीर चक्र उनके पिताजी को दिया था। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद। और दोस्तों, और एक बात, आपको इस वीडियोस के रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप ऑलवेज वेलकम है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे। और हमारे चैनल पे लगभग 50% अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स हैं, तो आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद।